काफी अलग अलग नाम से रेफर करते हैं, जैसे भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप और आर्यवर्त। हमारा ये कंट्री ना बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम दुनिया के 7th लार्जेस्ट कंट्री आते हैं, बट 7th लार्जेस्ट होने के बावजूद हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा संख्या है दैट वी आर द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। नाउ इंडिया को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इंडिया एक कंट्री में बहुत ज्यादा वैरायटी है। वैरायटी इन व्हाट सेंस? वैरायटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? फिजियोग्राफी रेफर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। आपने लास्ट ईयर ग्रेड 9 में पढ़ा था दैट हमारे कंट्रीज में ना अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं। इन द नॉर्थ वी हैव द हिमालयाज विच आर द माउंटेन रेंजेस, देन वी हैव द नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटो है, वी हैव कोस्टल प्लेन्स, वी हैव आइलैंड्स, वी हैव डेजर्ट। सो इन टर्म्स ऑफ द फिजियोग्राफी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। Apart from that, even in terms of climate, religion, customs, culture, language, and even the heritage that we have, हमारी कंट्री बहुत ज्यादा रिच है इन डाइवर्सिटी। इन डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया एक यूनिक पोजीशन ग्लोबल लेवल पे पाती है, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इट्स ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो पोजीशन है इन द ग्लोब इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इज वेरी यूनिक। In the north of our country, we have the mighty Himalayas, and being a peninsular nation, we are surrounded by water on 3 sides. जहाँ पे साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में अरेबियन सी। अब ये सारी बातें ना कहीं आपने लास्ट ईयर ग्रेड 9 में डेफिनेटली पढ़ी थी, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है वो है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर। अब इंडियन कल्चर इतना ज्यादा एंशिएंट है और पूरे दुनिया में इंडिया के कल्चर के बारे में लोग बातें करते हैं, इंडिया को सहारते हैं, सेइंग दैट दिस कंट्री हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज। ये इतना ज्यादा फेमस है दैट इसका रेफरेंस हमें विष्णु पुराण में भी दिया गया है। मूविंग अहेड, बहुत पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से इंडिया को ना सोने की चिड़िया बुलाया जाता था। अब इंडिया को सोने की चिड़िया बुलाने के पीछे का रीजन ये था दैट हमारा कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में बहुत ज्यादा रिच था। Now, when I say natural resources, का meaning we were endowed with a lot of different kinds of vegetation. We were endowed with a lot of mineral resources. हमारी कंट्री बहुत ज्यादा रिच एंड प्रॉस्परस थी, बट हमारे पास इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, हमारे पास इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी। हम लोग ज्यादातर ना हमारे पास से जितने नेचुरल रिसोर्सेज निकलते थे उसका ट्रेड बाहर के कंट्रीज में करते थे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया बिकेम एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर कॉटन, इंडिगो, ओपियम, सिल्क एंड टी। काफी ज्यादा नेशंस, डेवलप्ड नेशंस जहां पे इस तरीके के रिसोर्सेज ग्रो नहीं होते, वो इंडिया आके हमारे पास से इन सारी चीजों का ट्रेड किया करते थे। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्रेड गाइस, ट्रेड ना एक ह्यूमन इंटरेक्शन से होता है। जब दो लोग बातचीत करते हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं। जब आप एक ह्यूमन इंटरेक्शन के प्रोसेस में आते हो ना, तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। आप उनको समझते हो, वो आपको समझते हैं। आप उनके पास इंटरेक्शन करने की वजह से कुछ चीजें उनसे सीख के हमारी कंट्री में लेके आते हो, वो लोग हमसे कुछ चीजें सीख के उनके कंट्री में लेके जाते हैं, और ये म्यूचुअल एक्सचेंज के वजह से ना एक शेयर्ड कल्चर एंड इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ शेयर्ड कल्चर एंड इन्फ्लुएंस दैट वी सी इवन इन इंडिया टुडे। अगर आज मैं गोवा या पौंडीचेरी जैसे शहरों की बात कर लूं, यू कैन डेफिनेटली सी दैट द पोर्तुगीज एंड फ्रेंच कल्चर इज वेरी एविडेंट इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ओवर देयर। इवन द पारसी कम्युनिटी इफ यू सी टुडे हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शेयर्ड कल्चर। ये सारी चीजें इंडिया को काफी ज्यादा यूनिक बना देती है, एंड इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अक्रॉस जनरेशंस इंडिया के कल्चर ने बहुत ज्यादा चेंजेस इन्फ्लुएंस किए हैं। नाउ कल्चर के बारे में हम लोगों ने इतनी चर्चा तो कर ली, बट हमारा ये जानना जरूरी है कि भाई कल्चर है तो है क्या। अब कल्चर का सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़ना है, जिसका डेफिनेशन है कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, आइडियल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन लीडिंग ह्यूमंस टू लीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। अब ये जो है ना, ये कुछ खास समझ नहीं आया। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन फॉर अस, तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके अपने स्टाइल में समझते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो कल्चर इज नथिंग बट अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक तरीका। अब जो इंसान एक जिंदगी जीता है ना, वो दो पहलू से जीता है। एक, वो जिंदगी अपनी फैमिली के साथ अपने इंडिविजुअल लाइफ के तरीके से अपनी जिंदगी जीता है। आज मैं जिस तरीके से जीता हूं वो डिपेंड करता है कि भाई मेरे हैबिट्स क्या है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या वैल्यूज दी है, और मैं कौन से वैल्यूज में बिलीव रखता हूं, मेरे आइडियल्स क्या है, मेरी सोच क्या है। मेरे हैबिट्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स की वजह से मेरा एज एन इंडिविजुअल वे ऑफ लाइफ डिटरमाइन होता है, राइट? बट आज हम लोग ना सिर्फ एक इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं, बट वी आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल। इंसान एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है। तो जब एक इंसान लोगों के साथ जी रहा है, एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी जीता है, तो उसको उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता है। एंड ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ ले डाउन करते हैं, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कल्चर, इट इज टॉकिंग अबाउट दीज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो हमारे वे ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। सो एट एन इंडिविजुअल लेवल इट इज द हैबिट्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स जो मेरे को और मेरे फैमिली के साथ मेरा जो इंटरेक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। वेराज जब मैं मेरे कम्युनिटी के साथ, मेरे सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, सब लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, तो वहां पे मेरे कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को मैं फॉलो करूंगा। इंडिया का जो कल्चर है ना, इट इज अ फाइन ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स। कौन से दो चीजें? ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पीस एंड हार्मनी।
अब यहाँ पे ना आपको याद रखने के लिए मैंने खासतौर पे 2 एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं। ये गुजरात के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने किसी भी गुजराती के साथ इंटरेक्ट किया होगा, सो यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट गुजरात में धंधा करना इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ ऑक्यूपेशन। सो ट्रेड एंड कॉमर्स गुजरातियों के खून में होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गांधी बापू जो हमारे फादर ऑफ द नेशन भी है, वो भी गुजरात की मिट्टी में पीस एंड हार्मनी जैसी अच्छी वैल्यूज छोड़ के गए हैं। And as a result of that, while we are involved in trade and commerce, it does not mean that we will not operate with ethics and we will not operate with honesty. गांधी बापू ने हमें पीस एंड हार्मनी के साथ बिजनेस करना सिखाया है, right? And as a result of this, trade as well as peace become an important and integral part, an important part of our culture. Now, there are 3 important jewels of Indian heritage, जिसको मैं सत, चित एंड आनंद के नाम से जानता हूँ। ये सत, चित एंड आनंद अगेन आर संस्कृत वर्ड्स विच मीन समथिंग। सत का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस और ट्रूथ, सत्य की चाह करना। सेकंड इज चित, विच इज कॉन्शियसनेस, बीइंग सेल्फ अवेयर, बीइंग अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड हैविंग अ डीपर सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। एंड द थर्ड थिंग इज आनंद, विच इज ब्लिसफुलनेस और हैप्पीनेस, खुशी, लाइफ की खुशी। हमारा जो कल्चर है वो हमें सत्य, चित एंड आनंद के वैल्यू सिखाता है। एंड इसी चीज को पाने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा लोग इंडियन कल्चर, हिंदुइज्म को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आवर कल्चर इज सो रिच। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आई एम रेफरिंग टू दीज 3 वर्ड्स एज ज्वेल्स ऑफ द इंडियन हेरिटेज, राइट? आप भी जब आंसर लिखो तो आप ऐसी चीजें लिख सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। व्हेन वी मूव अ लिटिल फर्दर, ऑल्दो ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज। मैं ज्यादा डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं, बट मैं आपको सिर्फ चाहता हूं कि आप ये समझ लो कि भाई कल्चर एंड हेरिटेज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बुक में ना ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए गए, बट इन दोनों में डिफरेंस डेफिनेटली होता है। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो कल्चर में लिखा है आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी, जबकि हेरिटेज में लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर विच आर इनहेरिटेड टू द प्रेजेंट एंड विच विल बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। अब कहने का मीनिंग क्या है, भारी भरकम वर्ड्स को अगर थोड़ा साइड में रखें तो हेरिटेज वो चीज है जिसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, जो हमें किसी के पास से मिला है, किसी के पास से मिला हुआ चीज जिसको आज हम अपनाना चाहते हैं और आगे वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहते हैं, वो हमारे हेरिटेज का पार्ट होता है। कल्चर एक रियलिटी है जो अभी एग्जिस्ट करती है, हेरिटेज वो चीज है जो पहले एग्जिस्ट करती थी बट जो हम चाहते हैं कि आगे भी एग्जिस्ट करे, राइट? कल्चर जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आज कोई चीज ट्रेंडिंग है, आज कोई चीज फैशन में है, आज आपका जीने का तरीका कुछ और है। बट अगर कोई चेंज आ जाता है, जैसे अभी कोरोना का चेंज आ गया, तो आपने अपने जीने का तरीका थोड़ा बदल दिया, आप सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे, आपके कल्चर में वो भेदभाव आया, वो चेंजेस आए। बट अगर वो हेरिटेज की बात करते हो, हेरिटेज तो कुछ खास चेंज होता नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ वही चीजें चूज की जो हम चाहते हैं कि आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो। तो वो हमारे लिए एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है, हमारे वे ऑफ लिविंग में है। कल्चर जो होता है वो लोगों के थ्रू बनाया जाता है, इट इज क्रिएटेड बाय द पीपल बिकॉज इट इज अ वे ऑफ लाइफ, नो, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट इन द प्रीवियस स्लाइड्स। जबकि हेरिटेज है इनहेरिटेंस ऑफ कल्चर टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। पुराने लोगों का जीने का तरीका जो आज अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी कही गई बातें अगर आज हम अपना रहे हैं, तो वो वही बातें होंगी जो उधर की अच्छी होंगी, जो हम चाहते हैं कि हम इन्वाइट करें, जो हम चाहते हैं कि हम एक्सेप्ट करें, और यही चीज हम आगे आने वाले जनरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। सो दोज थिंग्स विच वर गुड, जो हम लोगों ने इनहेरिट किया है, हमने प्रिजर्व किया है, और जो आगे हम लोग किसी और को देने वाले हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को, उसको हम लोग हेरिटेज बोलते हैं। बट जो चीज हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आज जी रहे हैं, उसको हम लोग कल्चर बोलेंगे। तो अगर हम टाइम की बात करें ना, तो कल्चर इज इन द प्रेजेंट, हेरिटेज इज समथिंग दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द पास्ट एंड विच वी आर गोइंग टू सेंड टू द फ्यूचर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही चीज बोला है, culture is created on the present identities, जबकि heritage provides identity to the evolution of one culture, bearing evidence to the roots of a culture and mankind on the whole। तो हम लोग, हमारे रूट्स, हमारा जो अपब्रिंगिंग है, हमारे फोर फादर्स के टाइम से जो चीजें चली आ रही है, उनमें से जो चीजें हमें लगती है कि हमारे अपब्रिंगिंग, हमारे वे ऑफ लाइफ को निहारती हैं, अच्छा करती हैं, उनको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और आगे आने वाली जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मूविंग अहेड, जब हम लोग इंडिया के हेरिटेज के बारे में बात करते हैं ना, तो इंडिया का हेरिटेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड दूसरा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं कि वो नेचुरल है, तो इट क्लियरली मीन्स दैट वो नेचर द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, वो एग्जिस्ट करता है इन इट्स नेचुरल एनवायरमेंट। बट जब हम कल्चर की बात करते हैं, वो एक वे ऑफ लाइफ है, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, एंड वे ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है कि लोग उसको कैसे जीते हैं, एंड दैट इज वाई कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। आई होप ये पॉइंट डिफरेंस समझ में आ रहा है। आगे हम लोग नेचुरल हेरिटेज के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अब हम जब नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे को एग्जिस्टेंस हो रहा है। को एग्जिस्टेंस किसका? एनवायरमेंट या नेचर का और ह्यूमन लाइफ का। इंसान और नेचर ना एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंडेंसी की रिलेशनशिप से जीते हैं, नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट नहीं है।
ह्यूमन ज्यादातर एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान अपने आप को चिल्ड्रन ऑफ नेचर मानते हैं और हमारी जो जरूरतें होती हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए हम हमेशा एनवायरमेंट के अंदर से कुछ ना कुछ चीज प्रोक्योर करते रहते हैं। एनवायरमेंट के पास से हम वो जो चीजें प्रोक्योर करेंगे उसके बेसिस पे हम अपनी नीड सेटिस्फाई करेंगे, अपना जीने का तरीका समझेंगे। और इसी क्लोज एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में हमने रेफरेंस देखा है इन द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातका टेल्स। सो इंसान और नेचर का ये जो को रिलेशन है, को एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में काफी लिटरेरी रेफरेंस हमें पुराने जमाने में भी दिया गया है, जो बहुत फेमस स्टोरीज है जो छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, राइट? नाउ इवन इफ वी लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट इन द वे इन विच वी लिव, तो काफी ज्यादा आर्ट फॉर्म्स है जैसे कि क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, जिसके काफी रागास डिटरमाइन किए गए हैं या फिर इंस्पायर किए गए हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ डे, जिसको हम प्रहार भी बोलते हैं। सो काफी ज्यादा नेचर के एलिमेंट्स ने हम पे बहुत इंपैक्ट किया है, हमें बहुत इंस्पायर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचर के अंदर काफी ज्यादा हर्ब्स एंड नेचुरल मेडिसिन के वजह से आयुर्वेद, नेचर क्योर और उरानी जैसे प्रिवेंटिव नेचुरल मेडिसिन भी क्रिएट हुए। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ थिंग ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री। ये चीज हमारे लिए, हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इफ वी लुक एट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल हेरिटेज, तो हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो है लैंडस्केप के बारे में। अब लैंडस्केप आना बहुत सिमिलर टू फिजियोग्राफी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इंडिया में देयर इज अ वैरायटी ऑफ फिजियोग्राफी। नाउ व्हेन आई से दैट देयर इज अ वैरायटी ऑफ लैंडस्केप, हम यहाँ पे ज्यादातर बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडस्केप, दैट इज ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। अब हिमालयन माउंटेन रेंज ना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहले ना हिमालयस के वजह से काफी ज्यादा वेजिटेशन एंड मिनरल रिसोर्स हमारी कंट्री को मिलता है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। एंड बिकॉज हिमालयन माउंटेन्स आर स्नो कैप, परमानेंटली स्नो कैप रहते हैं, इस वजह से देयर आर सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स। अब पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जो 12 महीने जिनमें पानी होता है, वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, हिमालय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ पिलग्रिमेज भी है जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है। पिलग्रिमेज मतलब क्या? जहां पे आप रिलीजियस इंपॉर्टेंस से जाते हो, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ। सो इस पॉइंट्स के थ्रू हम लोगों ने लैंडस्केप के बारे में डिस्कस किया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फीचर विच इज रिवर्स। अब रिवर्स को ना हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है ना, उसके पीछे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इंसान जब डेवलप हुआ था, उसका सबसे पहला प्राइमरी मोटिव ये था कि उसको जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए उसको कुछ खाना पड़ेगा, और अगर कुछ चीज खानी है तो उसके लिए उसको उगानी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहला ऑक्यूपेशन जो इंसान ने अपनाया था ना, वो एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल एंड पानी, ये 2 चीजें मैंडेटरी है। अब जहां जहां पे पेरिनियल रिवर्स फ्लो होती है, वो अपने साथ साथ सॉइल भी डिपॉजिट करती है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से जो एलुवियल सॉइल बनेगी वो एक फर्टाइल सॉइल बनेगी, और पानी विल बिकम अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम लोगों ने देखा है कि इंडस और रावी जो ये 2 नदियां हैं, इनके अराउंड काफी ज्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन हमेशा प्रॉस्परस हुए हैं। एंड दैट इज वाई दैट बिकम्स द फाउंडेशन पॉइंट जहां से ह्यूमन सिविलाइजेशन का अप ग्रोथ एंड ब्रिंगिंग शुरू हुआ। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके अलावा भी गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, काफी ज्यादा और नदियां हैं जिन्होंने हमारे ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। अब इन्फ्लुएंस किया तो कैसे किया? अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू। अब कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं रिवर के जिसके वजह से उन्होंने हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, देखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर की अगर हम बात करें तो इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आज इंसान बिना पानी के जी नहीं सकता। इट इज एन एलिक्सर ऑफ लाइफ, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ, एंड दैट इज वाई रिवर आर सपोर्टिंग ह्यूमन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर तो सर्वाइवल की बात हो गई। उसके अलावा हमें घर के नॉर्मल काम काज करने के लिए भी, डोमेस्टिक यूज के लिए भी पानी का जरूरत पड़ता है। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार जब हमारे इंडिविजुअल पर्सनल यूज का काम खत्म हो गया तो हमें हमारे काम के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्रीकल्चर हमारा कंट्री का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर बिना पानी के हो नहीं सकता, और इरिगेशन के लिए रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग देख रहे हैं, दैट इज अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब काफी ज्यादा नदियों के वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं जहां से हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं, एंड दैट इज वाई रिवर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड द लास्ट वे, ट्रेडिशनली भी हम लोग रिवर्स को एज वाटरवेज यूज किया करते थे, विच बिकम्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रिवर्स में हम लोगों को कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, जब जो है ये वाले, विच सेज मेनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन रिवर वाटर।
इसका मीनिंग क्या है कि रिवर वाटर के वजह से ये इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करती है, उससे सोर्स उसको रॉ मटेरियल मिलता है अपना प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे फर्स्ट है क्ले यूटेंसिल्स। अब क्ले यूटेंसिल्स बनेंगे क्ले या मिट्टी से, जो मिट्टी आएगी बिकॉज ऑफ द रिवर्स। रिवर्स अपने साथ एलुवियल डिपोजिशन करेगी और वो जो क्लेई मिट्टी होती है उसके वजह से क्ले यूटेंसिल्स बना पाएंगे। उसके अलावा हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड प्लास्टरिंग ऑफ हाउसेस की जो बात करते हैं वो आता है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में भी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के जमाने में हम सीमेंट और मोर्टर से घर बनाते हैं, बट पहले के जमाने में मिट्टी से घर बना करते थे, और मिट्टी आएगी कहां से? रिवर्स के थ्रू। इस वजह से रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल यूजेस एंड इंपॉर्टेंसेस ऑफ रिवर्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिवर्स की एक एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। एस्थेटिक वैल्यू का मीनिंग है सेटिस्फैक्शन वैल्यू। जब आप एक नदी किनारे बैठते हो सनराइज या सनसेट के टाइम पे, तो आपको बहुत मन की शांति एक्सपीरियंस होती है। काफी ज्यादा आर्टिस्ट इस पर्टिकुलर व्यू को देख के बहुत ज्यादा पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते हैं, and that is why this particular scenic beauty of nature is equally important as a result of these rivers, right? तो अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट कवर कर लिए। फर्स्ट वाज लैंडस्केप, सेकंड वाज रिवर्स। थर्ड चीज पे हम लोग आते हैं जो है वेजिटेशन। अब वेजिटेशन की जब हम लोग बात करें ना, वी आर रेफरिंग अबाउट नॉर्मल वेजिटेशन एंड नॉट क्रॉप्स। ये वेजिटेशन वो है जिसको हम लोग फॉरेस्ट की तरह जानते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब इंसान जो है ना, लोग उनको हमेशा से फ्लावर, श्रब्स एंड प्लांट्स, वेजिटेशन से बहुत ज्यादा प्यार था। ये हम हमारे जीने के तरीके में भी देख सकते हैं। चाहे आज आप मंदिर में जा रहे हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, या फिर वैलेंटाइंस डे ही क्यों ना हो, या फिर अगर कोई मर गया हो तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी हम लोग नॉर्मली फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। इस वजह से ये जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज हाउ क्लोजली वी आर कनेक्टेड विथ vegetation, we are closely connected with flowers, shrubs and plants. As a result of this, we have lotus, rose, mogra, sunflower, which have now become a commonplace observation in our way of life. हमें इन फ्लावर्स के बिना हमारे काफी ज्यादा सोशल चीजें नहीं चल सकती, सोशल एक्शंस इनकम्प्लीट रह जाते हैं, राइट? उसके अलावा वेजिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। चाहे वो इंसान है, एनिमल्स है या बर्ड्स हैं, हमें सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ सर्वाइवल वेजिटेशन की वजह से ही मिलता है। हमारे इंडियन कल्चर में बनियन ट्री और पीपल ट्री को ना बहुत ज्यादा वर्शिप भी किया जाता है, बिकॉज उसमें उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मानी जाती है। जैसे वड़ सावित्री, ये एक लोकल फेस्टिवल है जो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। आई एम श्योर उसके बारे में आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल में होता क्या है। कमेंट करके बताओ। द नेक्स्ट पॉइंट, एज वी अर्लियर ऑल्सो डिस्कस्ड, दैट इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन में ना काफी ज्यादा हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स है, जैसे कि हरडे, आंवला, एलोवेरा, नीम। ये सारी चीजें ना हमें हमारी लाइफ को एनरिच करने में हेल्प करती है। अगर हमें कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने में हमको हेल्प करती है। Now, after having understood vegetation, we come to the last point, which is wildlife. जब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं ना, तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ की वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर आपको खास एक चैप्टर भी है जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, तो प्लीज जाके चेक कीजिए, राइट? अब अगर मैं इंडिया में वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड में 15 लाख स्पीशीज हैं ऑफ एनिमल्स, बट हमारे कंट्री के अंदर उस 15 लाख में से 81251 स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोज। अब ये सारे जो एनिमल्स है ना, ये अपने तरीके से बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि कुछ कुछ स्पीशीज तो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं एशियाटिक लायन की बात करूं, तो एशियाटिक लायन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंडियन रिलीजन के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर खासतौर पर अगर मैं बात करूं, तो काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को व्हीकल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस भी माना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे आपको दुर्गा माँ और अम्बे माँ का फोटो यहाँ पे नीचे रख दिया है। इट क्लियरली शोज दैट दे आर यूजिंग वाइल्ड एनिमल्स एज देयर ओन सारथीज। उनको सारथी बोला जाता है नॉर्मल हिंदी भाषा में, अगर मैं आपसे बात करूँ तो। अब ये वाइल्ड लाइफ जो है ना हमारी, उसको प्रिजर्व करना, उसकी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हमने काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नेचुरल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, ताकि हम लोग इस वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके, क्योंकि ये हमारा नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है। इसको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारी रिचनेस है, ये हमारा यू में से गिफ्ट है जो हमें मिला है फ्रॉम मदर नेचर, जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, सो दैट हम बायोडाइवर्सिटी, बैलेंस इन इकोसिस्टम मेंटेन करके रख सके। उसके अलावा भी ये पॉइंट थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट आपके टेक्स्ट बुक में अभी भी है, तो ये कवर करना बनता है कि हमारी करेंसी नोट्स के ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, तो 4 लायंस का अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसके नीचे हॉर्स एंड बुल भी एग्जिस्ट करता है। अगर नीचे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 10 रुपए की करेंसी नोट के ऊपर, तो आपको एलिफेंट एंड टाइगर के भी फोटोज दिखेंगे। So in such a way, we are trying to
commemorate and celebrate the wildlife diversity in our country to multiple ways that are available in front. अब अगर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज में थोड़ा बहुत अगर मैं डिफरेंस आपको वापस रिकैप करवाऊं, तो नेचुरल हेरिटेज जो होता है वो नेचर द्वारा दिया गया हेरिटेज है। उसमें किसी भी तरीके से ह्यूमन का कुछ भी रोल या काम होता ही नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हमारा हेरिटेज है, ये जो हमारा वेल्थ है जो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ये प्योरली मैन मेड होता है। दीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ द वे इन विच ह्यूमंस हैव लिव्ड देयर लाइफ, और इन्हीं चीजों को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं एज आर नेशनल वेल्थ। अब जब हम लोग इंडिया में कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, तो इंडिया में बहुत ही डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज है। एंड ये डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज हमें हमारे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के थ्रू भी देखने मिलता है, विच इज एज ओल्ड एज 5000 ईयर्स ओल्ड। जब हम किसी भी तरीके की कल्चर की बात करते हैं, टॉक्स अबाउट अ वे ऑफ लाइफ, और हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत अहम हिस्सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड वो टाइम का एक टेस्टमेंट है जिसने बताया है दैट हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था और वहां के जो रिमेन्स हमें मिले, उसके थ्रू हम लोगों को ये पता चला दैट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। उस समय जब हमारे पास इतनी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रेडिशनल टूल्स थे, बेसिक चीजें थी, बट फिर भी हम लोगों ने एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लिविंग अपनाया था, एक बहुत अच्छा तरीका ऑफ टाउन प्लानिंग अपनाया था, जिसको आज भी काफी ज्यादा लोग स्टडी करने आते हैं एज अ प्योर मॉडल ऑफ अ परफेक्ट डिजाइन ऑफ अ टाउन। एंड ये चीज हमारे लिए बहुत बड़े प्राइड की बात है कि हम लोग इस हेरिटेज को अपने आगे वाली जनरेशन को दिखाने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वी शुड बी प्राउड दैट वी बिलोंग टू द लीनिएज विच सेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब जब हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो एक सिविलाइजेशन के साथ साथ उसके कुछ ना कुछ कोर एलिमेंट्स भी जुड़े हुए रहते हैं। तो जब हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ढूंढना चालू किया, जब हिस्टोरियंस ने, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ज्यादा उन चीजों को स्टडी किया, तो उसमें काफी ज्यादा रिमेन्स निकले। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिमेन्स? यहाँ पे काफी ज्यादा रेमिनेंट्स थे विच आर अ सिंबल, विच आर अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट टाइम। तो उसी तरीके से हमारे पास दो पर्टिकुलर स्कल्पचर्स थे, स्पेसिफिकली ऑफ द डांसिंग गर्ल एंड द बियर्डेड मैन, जिनके फोटोज अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। बोथ ऑफ दीज स्कल्पचर्स आर इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट हमारे टाइम पे, इवन इन दैट एंशिएंट टाइम, हमारा आर्ट एंड स्कल्पचर की तरफ जो लगाव है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग था। And the detail in with which the particular sculptures have been inscripted also are a proof of the amazing craftsmanship जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता था। Even apart from that, we see that there were many other remains of god, goddesses, humans, animals and toys जो कहीं ना कहीं are made out of terracotta clay. So it goes on to show you कि how clay and pottery and sculpture was a deep-rooted part of our heritage, of our culture. पुराने जमाने में भी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी कहीं ना कहीं आर्ट, लिटरेचर एंड स्कल्पचर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें देखना है दैट इंडिया जो ये हमारा धरती है ना, इट इज अ वेरी रिच लैंड ऑफ रिलीजियस रेलिवेंस। हमारे कंट्री के अंदर धर्म को हम लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं। अब इसके वजह से जब भी हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं, तो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं। सेम तरीके से आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, जैसे जैनिज्म है, जैनिज्म रिलीजन के कालखंड स्टैचूज जो आप देखोगे, तो उसके ऊपर जो कलाकारी की गई है, दैट इज अ ग्रेट टेस्टमेंट अबाउट द फैक्ट दैट हमारा कितना ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस था। राइट? अगर ये चीज आज भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। नॉट जस्ट जैनिज्म बट इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द बुद्धिज्म रिलीजन, जब गौतम बुद्ध का जो एक स्टैचू है या फिर जो स्कल्पचर है इन अ मेडिटेटिव स्टेट, दैट ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस एंड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एज फार एज इंडियाज रिच रिलीजियस रेलेवेंस इज कंसर्न। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है। नाउ इंडिया has always been known as a land of cultural confluence. Now what do I mean by cultural confluence? Confluence का मीनिंग होता है इकट्ठा होना। अब इंडिया ये जो जमीन है ना, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए काफी ज्यादा लोग आए। कुछ लोगों ने तो हमारे ऊपर बहुत सालों तक रूल भी किया। आप देखोगे कि इंडिया के कल्चर के अंदर अरब्स, कुशन, पर्शियन, मुगल्स, ब्रिटिशर्स एंड इवन फ्रेंच एंड पोर्तुगीज पीपल का कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट रहा है। एंड जब भी हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ एक ट्रेड के रिलेशन में आते हैं या फिर एक इकोनॉमिक एक्सचेंज के रिलेशन में आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग काफी ज्यादा चीजें शेयर करते हैं। हम लोग हमारी वे ऑफ लिविंग शेयर करते हैं, हम लोग एक दूसरे की लैंग्वेजेस, एक दूसरे के रिलीजन से इंस्पायर होते हैं। आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश लाइफस्टाइल ने हमें टी, ये जो बेवरेज है, वो पीना सिखाया। कहीं ना कहीं मुगल्स के वजह से हमारे आर्किटेक्चर में हम लोग काफी ज्यादा चीजें अभी भी ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी हम लोग एक कल्चरल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जो अलग अलग लोग हमारे धरती पे आए थे, इंडिया पे आए थे, उन लोगों ने अपनी एक छाप छोड़ के वो गए हैं। एंड वो छाप भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम लोग जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ तो डेफिनेटली है।
So as a result of that, our lifestyle today has been crafted as a result of the cultural confluence of the past. So it becomes extremely important for us. Moving ahead, जब यहाँ पे इतने अलग अलग टाइप के लोग आए थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग इंडिया में आए थे, सो उनके रहने के तरीकों में हम लोगों ने बहुत सी चीजें देखी. जैसे आज इंडिया में अगर आप पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके स्टाइल ऑफ डिजाइनिंग, उनके आर्किटेक्चर में भी जो अलग अलग कल्चर के जो लोग यहाँ पे आके गए, उनका कुछ ना कुछ एक रेलेवेंस दिखेगा. वो अपनी एक छाप इंडिया पे छोड़ के गए, राइट. उसके अलावा स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टूम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स, ये भी कहीं ना कहीं अपने अंदर काफी ज्यादा सिंबल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइब, ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर छोड़ के जाते हैं. एंड दैट इज अनदर पॉइंट वाई इंडिया शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड दैट हमारे पास ये डाइवर्सिटी है. इतने अलग अलग टाइप के कल्चर्स का एक मिक्सचर आज हमें हमारे कंट्री में देखने को मिलता है. एंड दैट्स एक्जैक्टली द रिचनेस दैट वी आर गोइंग टू बी कैरिंग फॉरवर्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल. आज का जो आपका वीडियो है, इसमें अगर मैं आपको बात करूं ना, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स कम और आपको मेमोराइज करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, राइट. सो आपको लगेगा कि ये चीज में समझने जैसा क्या है. आई कंप्लीटली अग्री, इन सब चीजों में समझने जैसा खास कुछ है नहीं. बट फिर भी मैंने आपका जो पूरा एक पेज है उसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है इनटू डिफरेंट स्लाइड्स, जहां पे कुछ आप मीनिंग निकाल सको. सो आई वुड वांट यू टू कम बैक टू दिस वीडियो टाइम एंड अगेन, जब जब आप ये चैप्टर रिवाइज करो, ताकि आप भी इसको उस डिवीजन के हिसाब से ही पढ़ना शुरू करो. सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई वॉन्ट यू टू टेक डाउन नोट्स इन योर नोटबुक. अपने टेक्स्ट बुक को साइड में रखो, ये चीजें देखो और आप देखो कि मैंने किस तरीके से चीजों को डिवाइड किया है, कौन से पॉइंट्स को किस ग्रुप में डाला है. तो जब आप भी अपने खुद के हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स को उस पैटर्न में बनाओगे तो आपको भी बहुत चीजें आसान लगने लगेगी. यू विल स्टार्ट टू फाइंड अ रीजनेबल वे ऑफ लिंकिंग ऑल द पॉइंट्स टुगेदर. अब हम आते हैं हमारे अगले स्लाइड पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में ना काफी ज्यादा प्रेशियस प्लेसेस हैं जो कुछ आइकॉनिक इवेंट से जुड़ी हुई है. जैसे अगर हम लोग बात करें, गांधी बापू का एक बहुत अहम हिस्सा था हमारे कंट्री के हिस्ट्री के अंदर, जहां पे हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट उनके अराउंड और उनके दिए गए काफी एक्शन से इंस्पायर्ड रहा. अगर हम बात करें अबाउट गांधी बापू एंड अ सर्टेन सेट ऑफ इवेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू हिज लाइफ एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, सो द साबरमती आश्रम, द दांडी ब्रिज, द बारडोली आश्रम एंड वर्धा आर ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे कंट्री को फ्री करने में. साबरमती आश्रम गांधी बापू का घर था. दांडी ब्रिज वो एक ऐसा आइकॉनिक जगह है जहाँ पे गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी और सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया था. बारडोली आश्रम इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह लॉन्च किया था, सत्याग्रह मूवमेंट. एंड वर्धा में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पहला संगठन हुआ था. उसके अलावा गांधी बापू की तरह ही रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हमारे कंट्री के हेरिटेज का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिनका शांति निकेतन इज अ वेरी फेमस प्लेस विच इज अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज. इफ यू मूव अहेड, वी लुक एट इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्कवरीज हुई है. डिस्कवरीज क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्कॉलर्स थे, बहुत ज्यादा ब्राइट ब्रेन्स थे. अब इन स्कॉलर्स, इन ब्राइट ब्रेन्स ने हमारे लैंड के अंदर ना काफी ज्यादा लैंग्वेजेस का में से जनरेशन किया. तो एज अ कंट्री, हमारी कंट्री एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट वी हैव various kind of languages with different dialects and different tones in which you speak the same language. अगर गुजराती भाषा की मैं बात कर लूं तो गुजराती, आज एक अहमदाबाद का पर्सन गुजराती अलग तरीके से बोलेगा, राजकोट का पर्सन गुजराती अलग तरीके से बोलेगा और सौराष्ट्र का इंसान अलग तरीके से गुजराती बोलेगा. So there are different accents to the same language as well. If you look at our country, we have a total of 22 constitutional languages जिसके अंदर हम पार्लियामेंट में अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं. Then apart from that, apart from languages, there are different kinds of scripts and texts. स्क्रिप्ट्स एंड टेक्स्ट का मीनिंग है अलग अलग टाइप का लिटरेचर जो हमारे कंट्री के स्कॉलर्स ने पब्लिश किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्यभट्ट का जीरो एंड डेसिमल सिस्टम, मैथमेटिक्स, ये हमारे देश से बना है. तो अगली बार व्हेन यू कंप्लेन अबाउट नॉट नोइंग और नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड इन मैथ्स, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्री से ही आया है. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, द कैलेंडर, द एस्ट्रोलॉजी, जुओलॉजी, बॉटनी, वास्तु शास्त्र, युद्ध शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस की काफी ज्यादा थियरीज इन टर्म्स ऑफ हाउ रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, कहा किस तरीके से लोग अपना नेता चुनेंगे, किस तरीके से जुडिशरी फंक्शन करना चाहिए, किस तरीके से लेजिस्लेटिव सिस्टम बनेगा, किस तरीके से हमें एनवायरमेंट को अपना एक लाइफ का अहम हिस्सा समझना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. इन सारी चीजों के अराउंड हमारे कंट्री का हेरिटेज, ये इन सारी चीजों को हम हमारे कंट्री का हेरिटेज समझते हैं. इट इज अ वेल्थ दैट वी विश टू रिटेन विद आवरसेल्व्स एंड आल्सो कैरी फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. अब तक जो हम लोगों ने बात की थी ना, वो इंडिया के अराउंड बात की थी. अब जो अभी से आगे का जो हमारा डिस्कशन है, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. अब यहाँ पे लेट मी मेक अ फ्यू थिंग्स एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मेमोराइज करनी है. इस वजह से मैंने इसको सिर्फ एक सीक्वेंशियल मैनर में डिवाइड करके रखा है. आई वुड वांट यू टू प्लीज सिट विद अ पेन एंड पेपर. जहां जहां पे आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो को पॉज कीजिए, वो चीजें नोट डाउन कर लीजिए या फिर एटलीस्ट एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एंड देन स्टार्ट व्यूइंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन. आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मच बेटर वे. मूविंग अहेड, अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट गुजरात, तो गुजरात में ना काफी ज्यादा साइट्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन है.
अब सिविलाइजेशन हैज टेकन टर्न ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। हम लोग काफी सालों में इंसान अपने अपने आप को डेवलप किया है और किस तरीके से वो जीता था उसमें चेंजेस आए हैं। अब इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स काफी ज्यादा साइट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोथल जो धोलका डिस्ट्रिक्ट में है, रंगपुर जो लिमडी में है, ढोलावीरा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, एंड रोजाड़ी जिसको हम लोग श्रीनाथगढ़ भी बोलते हैं विच इज इन राजकोट। नाउ ऑल ऑफ दीज 4 प्लेसेस हैव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। और ये इंपॉर्टेंस किस तरीके का है? 3 तरीके के इसके इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला कल्चरल इंपॉर्टेंस, सेकंड लेजेंडरी इंपॉर्टेंस एंड थर्ड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब कल्चरल इंपॉर्टेंस के बाजू में मैंने कुछ लिखा हुआ है विच सेज दैट इट एक्सप्रेसेस अ वे ऑफ लाइफ। अब कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, बट जब आप ये 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स देखते हो, जब आप वहां पे जाते हो, आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री अगर रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो, दैट्स व्हेन यू विल एंड अप रियलाइजिंग दैट पीपल बैक देन वर वेरी पीसफुल। उनके जीने का तरीका बहुत पीसफुल था एंड एग्रीकल्चर तब भी एंड आज भी उनके इकोनॉमी, उनके वे ऑफ लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा था। इफ यू टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी लेजेंडरी, तो हम लोगों ने काफी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए थे जो उनके लाइफस्टाइल के बारे में हमें बताते हैं। आज भी हम लोग काफी ज्यादा एंशिएंट इन्वेंशंस को यूज करके, मॉडिफाई करके, हमारे काफी ज्यादा लाइफ में आसपास जो चीजें हम लोग देखते हैं उन्हीं इन्वेंशंस का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाई दे हैव सच अ लेजेंडरी इंपॉर्टेंस। मोर ओवर, अगर आज हम लोग आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर ले, तो उस जमाने का एंशिएंट सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, वो आपको इन सब जगह पे और मोर सो पूरा का पूरा जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है उसमें बहुत अच्छे तरीके से देखने मिलेगा। एंड दैट्स वेयर वी ड्रॉ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग इवन टुडे। मूविंग अहेड, इफ यू लुक एट पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मीनिंग ये है कि वो ऐसी जगहें हैं जहां पे आप जाके अपने धार्मिक नीड्स को फुलफिल करते हो। इंडिया ये जो कंट्री है एक बहुत सेक्युलर कंट्री है जहां पे हम हर टाइप के रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं एंड हर रिलीजन का एक कोई ना कोई एक ऐसा जगह होता है जहां पे उसका एक खास इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत लंबी लिस्ट दिख रही होगी जहां पे मैंने जगहों का नाम लिखा है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, उन लोकेशंस का नाम ब्रैकेट में लिखा है एंड थोड़ा सा स्पेस देके मैंने बताया है कि वो किस रिलीजन को रिलेट करते हैं। नाउ इफ वी जस्ट लुक एट दिस लिस्ट इन अ ब्रीफ वे, आपको ये लिस्ट के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपको बोला जा सकता है कि आप बताओ कि सपोज आज अंबाजी है तो अंबाजी कहाँ पे लोकेटेड है? अंबाजी का टेम्पल बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में लोकेटेड है, राइट? सो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है दैट अगेन दिस, एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो, दिस हैज गॉट मोर टू डू विथ हाउ यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस एंड वेयर दे आर लोकेटेड। Apart from that, the important part that you should know over here is the fact that हर एक जो मैंने यहाँ पे जगहों का नाम मेंशन किया है उसको अगर आप डीपली पढ़ोगे तो रियलाइज करोगे कि यहाँ पे हिंदू रिलीजन, पारसी रिलीजन, बुद्धिज्म, इस्लाम एंड इवन जैन रिलीजन का काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन आपको दिखता है। दिस शोज दैट एक ही स्टेट है हमारा गुजरात का, और इसी स्टेट के अंदर हमारे पास इतनी ज्यादा अलग अलग एरियाज या प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। ये आपको बताएगा कि गुजरात ये जो स्टेट है, इस स्टेट में कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितना ज्यादा सेक्युलरिज्म है। एंड इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस कि हमारे कंट्री, हमारे स्टेट के अंदर ही इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है। इसके अलावा काफी ज्यादा जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स भी है हमारे कंट्री के अंदर। जिस तरीके से टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है वैसी तरीके से यहाँ पे केव्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, उन केव्स के अंदर के स्क्रिप्चर्स भी इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वडनगर, तरंगा, खंबालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, धंक, झगड़िया, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे आपको जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स मिलेंगे, जहाँ के इंस्क्रिप्शंस का हमारे हेरिटेज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुजरात के अंदर अगर हम देखने जाए तो काफी ज्यादा सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस भी हैं जो भी हमारे हेरिटेज का इक्वली इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हमारे जैसे जनरेशन अगर किसी को चिल करना है तो जाएगा किधर? इन्हीं जगहों पे तो जाएगा। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पे नहीं गए हो ना, तो आपको पता है कि आपको लॉकडाउन खुलने के बाद अपने पेरेंट्स को कहाँ ले जाने के लिए कहना है, राइट? सो लेट्स लुक एट द डिफरेंट एरियाज वेयर टूरिज्म हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो द फर्स्ट प्लेस इज पोलो फॉरेस्ट, जो अहमदाबाद के काफी पास है, हिम्मतनगर में ही है। इट्स बेयरली 1.5 ड्राइव। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ग्रीनरी, बहुत शांति है, जरूर जाना चाहिए। उसके अलावा विजयनगर, विच इज इन साबरकांठा, काइट फेस्टिवल जो अपने रिवर फ्रंट पे होता है, काकरिया कार्निवल जो अहमदाबाद के काकरिया लेक में होता है। काकरिया लेक पहले बहुत फेमस था, बट जब से रिवर फ्रंट आया तब से सारी एक्टिविटीज रिवर फ्रंट पे होने लगी, बट आज भी काकरिया में एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, ताना रीवी फेस्टिवल इन वडनगर एंड द रणोत्सव इन कच्छ आर ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे सोशल एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज होती है और बहुत जगहों से लोग आते हैं इन जगहों को विजिट। हिस्टोरियंस बिलीव कि इंडिया एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका ये दो ऐसी जगहें हैं जहां से केवमैन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। दीज आर द रीजन्स जहां से इवोल्यूशन ऑफ मैन ने एक्चुअली चेंज ऑफ फेजेस देखा। तो जैसे हम लोग सेपियन, होमोसेपियन की बात करते हैं, वो जो इवोल्यूशन ऑफ केवमैन हो चुका है वो केवमैन का इवोल्यूशन हुआ है इन दीज 2 स्पेसिफिक सबकॉन्टिनेंट्स, राइट? अब जब हम लोग बात करते हैं खासतौर पे इंडिया की, और इंडिया क्यों हमेशा से एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, we have a lot of variety in terms of our heritage and we have always been a prosperous country.
हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंडिया को हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाया जाता था. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड इज मल्टीपल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स केम टू आवर कंट्री एंड केम एंड एक्सपीरियंस नॉट जस्ट आवर ट्रेड. दे डिड नॉट कम एंड इंटरेक्ट विद अस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. उन्होंने यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किया, यहाँ का कल्चर उन लोगों ने समझा एंड वो चीज से वो लोग काफी इंप्रेस हो गए. As a result of that, India has been a favorite destination for a lot of foreign tribes. यहाँ की वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वैरायटी ऑफ कल्चर, एक्सेप्टिंग लोग, इन सब चीजों के वजह से लोगों ने चाहा कि हम इस कंट्री में आके बसना चाहेंगे. वी विल वांट टू कम एंड सेटल डाउन हियर. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इज पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज केम एंड रिसाइडेड इन आवर कंट्री, क्रिएटिंग अ कल्चरल कॉकटेल. इफ यू लुक फॉरवर्ड, हम लोगों को देखना है कि जो एंशिएंट इंडियंस हैं, हम द्रविडियंस को एंशिएंट इंडियंस के नाम से जानते हैं. सो दीज आर बेसिकली आर कोर नेटिव इंडियंस. बट उसके अलावा भी वी हैव गॉट अदर ट्राइब्स जैसे कि आर्यंस, नेग्रिटॉइड्स जिन्हें हम हब्सी पीपल भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉइड जिसे निषद भी कहा जाता है, एंड मोंगोलॉइड जिसे किरट भी कहा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 3 अदर ट्राइब्स विच इज एल्पाइन, दिनरिक एंड आर्मेनॉइड. बट इनकी सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनको हम लोग एक ही कैटेगरी में क्लब करके रखा हुआ है. राइट, अब हम इन सारी की सारी ट्राइब्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. So our primary discussion is going to begin with Negritoids या जिनको हब्सी पीपल बोलते हैं. Now these are the category of people जिनका core origin अफ्रीका से है, but वर्ल्ड ट्रैवल करते करते फ्रॉम अफ्रीका दे वेंट टू बलूचिस्तान एंड बलूचिस्तान से वो इंडिया की तरफ आए. राइट, इनके अफ्रीकन ओरिजिन के होने के वजह से उनके कुछ फिजिकल फीचर्स में आपको अफ्रीका की सिमिलरिटीज दिखेंगी, जैसे कि उनका ब्लैक कलर का स्किन कॉम्प्लेक्शन है, दे हैव कर्ली हेयर एंड देयर हाइट इज ऑल्सो नॉट मच. उनकी हाइट भी 4 से 5 फीट के बीच में ही होती है. नाउ काफी ज्यादा हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं, दिस इज नॉट प्रूव्ड बट अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव दैट दीज आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं है कि द्रविडियंस ही इंडियंस है, बट ये लोग सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्राचीन ट्राइब है जो इंडिया में पाई गई थी. Alright, so this is exactly what you need to know about Negritoids or Hapsi people. Now Hapsi is a local name given by us, but Negritoids is the globally renowned category for this particular tribe of people. I hope ये चीज समझ आ रही है आपको. Moving ahead, we are going to discuss about Astroloid, जिसे हम निषद people भी कहते हैं. Now these people, जैसे हम लोगों ने हब्सी में देखा था कि वो लोग अफ्रीकन ओरिजिन के थे, उसी तरीके से जो निषद कैटेगरी में जो लोग आते हैं, निषद ट्राइब के जो लोग हैं, these people have an origin from South East Asia. अब इनके हमें कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में देख लेना है. जैसे हब्सी पीपल का भी एक फिजिकल फीचर्स के बारे में हमने देखा था. तो हर ट्राइब में यू आर सपोज टू रिमेंबर कि वो लोग आए कहाँ से, उनके फीचर्स क्या है, और कहीं ना कहीं उनके जीने का तरीका क्या था, व्हाट वाज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चर. ठीक है, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी देखेंगे. तो द फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी पॉइंट बीइंग कि उन लोगों का ओरिजिन कहाँ से. सो फॉर एस्ट्रोलॉइड और निषद पीपल देयर ओरिजिन वाज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. दीज पीपल हैव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ ब्लैक स्किन, दे हैव अ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड हैव अ वेरी शॉर्ट हाइट. राइट, कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटीज दिखेंगी टू अ लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. उन लोगों का भी सिमिलर होता है. राइट, बट नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक स्किन इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू फाइंड. जब आप थोड़ा सा यू मे से यू कम टुवर्ड्स द साउथ, यू सी ब्लैक स्किन, बट अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन काफी ज्यादा इंडियन ट्राइब्स हैं जो इन्हीं की तरह दिखती हैं, इन्हीं की तरह जीती हैं. दे शेयर अ कॉमन कल्चर. वो कौन से ट्राइब्स आपको इस फोटो के नीचे दिखेगा. सो वी हैव द कोल, द मुंडा एंड द खासी ट्राइब्स, द ट्राइब ऑफ निकोबार एंड द ट्राइब ऑफ म्यांमार. म्यांमार ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं है, बट फिर भी ये सारे जो एरियाज हैं कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है. तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा लोकल ट्राइब्स इनका कल्चर शेयर करते हैं. अभी जो एस्ट्रोलॉइड जो लोग हैं ना, दीज पीपल हैड अ वेरी रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ देयर ओन. वो लोग काफी स्किलफुल प्रजाति थे. नाउ व्हेन वी से दे वर स्किलफुल, दे वर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. तो उन लोगों का वीविंग, थ्रेडिंग, टेक्सटाइल का अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें काफी अच्छी थी. मोर ओवर वो लोग क्ले के यूटेंसिल्स भी बनाया करते थे. सो पॉटरी, क्ले यूटेंसिल्स, इन सब चीजों में भी उनका स्किल काफी अच्छा था. मोर सो दीज पीपल वर सेट टू बी वेरी रिलीजियस. रिलीजियस मतलब बहुत धार्मिक लोग थे ये लोग. इन लोगों का भगवान में, यू मे से गॉड गॉडेसेस और रिचुअल्स में, रिलीजियस रिचुअल्स में, पिलग्रिमेज में, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में इन लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था. नाउ एस्ट्रोलॉइड्स को जो निषद जो नाम दिया है ना, ये नाम दिया गया है बाय द आर्यंस, एंड दैट इज व्हाट यू सपोज टू रिमेंबर विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक. तो आपको कोई फिल इन द ब्लैंक में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रोलॉइड लोग हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के ओरिजिन वाले ट्राइब है, जो इंडिया में भी पाए जाते हैं, उनको निषद नाम किसने दिया. तो ये आर्यंस आपको याद रखना पड़ेगा. अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब जिनको हम लोग एंशिएंट इंडियंस के नाम से भी जानते हैं. सो द्रविडियंस पीपल नॉर्मली कंसिडर देम टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, जो केव मैन के डिसेंडेंट्स है. स्टोन एज से वो यहाँ पे पाए जाते हैं. एंड दे हैव ऑल्सो बीन द क्रिएटर्स ऑफ द मोहनजोदारो कल्चर. राइट, ये लोगों को कहा जाता है that these people had come from north and they were able to survive as a result of their richness in what sense, their language, their culture.
कल्चर एंड लैंग्वेज के बदौलत दे वर एबल टू सस्टेन इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, एंड उसी के वजह से हमारा जो कंट्री का फाउंडेशन है ऑफ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज वो इन लोगों ने सेटअप किया है। अब ये जो ड्रेविडियंस लोग होते हैं ना, दे हैव अ मेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। मेट्रियार्कल सिस्टम का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो एक फीमेल होती है। सो रैदर देन अ पेट्रियार्कल सिस्टम जहाँ पे मैन इज द लीडर ऑफ द हाउस, ही टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस, ऑन द कॉन्ट्ररी इन अ ड्रेविडियन फैमिली इट इज द वुमन ऑफ द हाउस हु टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस, राइट। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेट्रियार्कल सोसाइटी दे वर ऑल्सो वेरी रिलीजियस, एंड उनके रिलीजियस होने की वजह से हमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पता चले, जैसे वो पार्वती को मदर मानते हैं, एंड ऑफ कोर्स पार्वती जी इज अ गॉडेस, वाइफ ऑफ शिवा, राइट। तो मदर एंड फादर बीइंग ट्रीटेड एट द रिस्पेक्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ये कॉन्सेप्ट हमें ड्रेविडियंस ने दिया, राइट। वो शिव भगवान को अपने पिता समान मानते थे और शिव भगवान खुद एक भगवान है, राइट। सो एज अ रिजल्ट शिव भगवान बीइंग कंपेयर्ड टू गॉड हु इज अ सिंबल ऑफ अ फादर, पार्वती जी अ गॉडेस कंपेयर्ड टू एज अ सिंबल ऑफ मदर, राइट। उसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग अ रिलीजियस सोसाइटी दे डिड नॉट ओनली वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस बट दे वर आल्सो लवर्स एंड वर्शिपर्स ऑफ नेचर एंड एनिमल्स, राइट। इन टर्म्स ऑफ नेचर वो पहाड़ों के, जैसे हम लोग माउंट कैलाश पर्वत को बहुत ज्यादा पायस मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ड्रेविडियंस भी उसी तरीके से माउंटेन पीक्स, रिवर्स, इन सबको एक स्पेसिफिक रिलीजियस इंपॉर्टेंस देते थे, उनकी पूजा करते थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम पूजा और आरती की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम लोग धूप, दीप और आरती की भी चर्चा करते हैं। सो व्हेनेवर यू रेवर गॉड, जब आप भगवान की श्रद्धा करते हैं तो उसमें धूप, दीप और आरती करना जरूरी है। हम आज की तारीख में भी जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी आरती के थाली में भी यही सारी चीजें होती है, राइट। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। ड्रेविडियंस में सिर्फ इतना नहीं है, दिस इज अ शॉर्ट नोट, तो इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जो हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं, विच इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। When we talk about the Dravidians were lovers of art, culture and language. Now when I say art, culture and language, इसका मीनिंग ये है कि वो लोग भी काफी ज्यादा स्किलफुल थे। इससे पहले हमने स्किलफुल कहाँ पे देखा? एस्ट्रोलॉइड्स लोगों में देखा था हम लोगों ने, ठीक है, निषद लोगों में देखा था। अब when we talk about the Dravidians and their association with art, culture and language, these people had a very good natural skill of weaving, spinning, dyeing. अब वीविंग, स्पिनिंग एंड डाइंग इज ऑल रिलेटेड टू टेक्सटाइल अगेन। तो आप ये टेक्सटाइल के अराउंड आप देख सकते हो कि ये तीनों स्किल्स एक साथ जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोट एंड राफ्ट बिल्डिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आज के तारीख में भी मोस्ट ऑफ द नेटिव ड्रेविडियंस लिव इन साउथ ऑफ इंडिया विच इज डेफिनेटली अ पेनिनसुलर एरिया, तो कोस्टल रेंज उनके पास काफी ज्यादा रहते हैं। एंड दीज पीपल आर ऑल्सो, द नेटिव्स वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फिशरीज, वो फिशिंग करने जाते थे, तो बाई डिफॉल्ट उनको बोट और राफ्ट बनाना काफी अच्छे से आता था, राइट। सो दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड कि उनके पास कौन से स्किल्स थी, किस तरीके से आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म्स उनके कल्चर का एक अहम हिस्सा था। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, जितने भी हमारे साउथ ऑफ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में जो मेजर लैंग्वेजेस हैं जिसके बेसिस पे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वो सारे ही लैंग्वेज ड्रेविडियंस लेके आए थे, राइट। सो द तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड ऑल अदर डायलेक्ट्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस इन साउथ ऑफ इंडिया वर एसोसिएटेड विद देयर कल्चर, राइट। अब ड्रेविडियंस जो है ये नेटिव्स हैं, बट उसके अलावा आर्यन, ये जो ट्राइब है, आर्यन ये जो रेस है, ये लोगों का भी ड्रेविडियंस के साथ एक खास इंटरेक्शन हुआ, राइट। नाउ इंटरेक्शन जब होता है दो कल्चर्स के बीच में, जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनका एक दूसरे पे कुछ इन्फ्लुएंस होता है। नाउ बैक इन द डे काफी ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ करती थी, एंड जब इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं तो दो फैमिलीज एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, अपना कल्चर, अपना रिलीजन शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस के बारे में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, शेयर करते हैं वो अपना कल्चर। तो सेम वे आर्यन कल्चर जो था ना, वो कहीं ना कहीं ड्रेविडियंस ने इंटरनलाइज कर लिया था। इंटरनलाइज करना मतलब क्या? उनके अच्छे गुणों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो आर्यन एक अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ आता था। आर्यन ट्राइब का अपना खुद का एक रिलीजन था, खुद का एक कल्चर था, बट वो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी थी उनके कल्चर में। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने उन चेंजेस को अपने कल्चर के अंदर इंटरनलाइज कर दिया। इस वजह से जब आप आर्यंस एंड ड्रेविडियंस को पढ़ोगे आपको काफी सिमिलर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रेविडियन डाइटीज वर एक्सेप्ट बाय आर्यंस एंड रीएस्टैब्लिश्ड एज गॉड ऑफ कल्चर। अब जिस तरीके से आर्यन कल्चर को ड्रेविडियंस ने अपनाया था, उसी तरीके से ड्रेविडियन भगवानों को आर्यन लोगों ने अपनाया था। So the Aryans also took back something from this interaction. What did they take back? They accepted the deities, भगवान की मूर्तियां, भगवान का रूप जो स्वरूप है वो उन्होंने अपने कल्चर में अपनाया एंड उनको रीएस्टैब्लिश किया एज गॉड ऑफ कल्चर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। बट कहीं ना कहीं व्हेन वी टॉक अबाउट आर्यंस, नो, दे वर वेरी डोमिनेटिंग पीपल, एंड किसी भी डोमिनेटिंग इंसान के साथ आप एक हद से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाते, आप अपने आप पीछे हो जाते हो। यही चीज ड्रेविडियंस ने भी एक्सपीरियंस किया। ड्रेविडियंस वर पीस लविंग, वेरी फाइन एंड पीस लविंग पीपल। उन्होंने सोचा कि आर्यंस के साथ लड़ने झगड़ने से अच्छा है हम लोग इस जगह को खाली कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट फ्रॉम नॉर्थ दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग साउथवर्ड्स। इस वजह से साउथ ऑफ इंडिया में आज ज्यादातर ड्रेविडियंस मिलेंगे आपको, और नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर आप जाओगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ, वहां पे आप लोगों को आर्यन रेस का ओरिजिन मिलेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ड्रेविडियंस एज अ रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू कैन बी आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज अ डिटेल्ड आंसर फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन, ऑलराइट, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस।
Now we come to Mongoloids. When we talk about Mongoloids, these people have their origin in north of China. Now नॉर्थ ऑफ चाइना से वो इंडिया कैसे आए उसका ट्रांजिशन हमें देखना है. सो फ्रॉम चाइना दे केम टू तिब्बत एंड फ्रॉम तिब्बत दे एंटर्ड इंडिया. और जब इंडिया की भी बात करें, अगेन दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सो इंडिया के कौन से स्टेट्स हैं? असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. इन स्टेट्स में ही इन ट्राइब का, इन रेस का, इस कल्चर का एग्जिस्टेंस आज भी पाया जाता है. राइट, अब इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड अ येलो कॉम्प्लेक्शन. नाउ येलो कॉम्प्लेक्शन का मीनिंग है वो गोरे नहीं थे, बट उनकी स्किन की चमड़ी काफी पेल थी, because they're coming from an area which is extremely cold, right? And as a result they have a yellow complexion. इस yellow complexion के वजह से locally लोग इन्हें किराट नाम से भी बुलाते थे, right? So ये जो किराट नाम है, AKA का मीनिंग होता है also known as, right? When I say that they are also known as किराट, it means that as a result of their complexion हम लोगों ने उनको एक अलग local नाम दिया था. Apart from that, they have a very flat face, जैसे सारे ज्यादातर चाइनीज लोगों का होता है. They have chubby cheeks and have almond shaped eyes. ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्शन, फेशियल फीचर्स, आईज, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं यू मे से मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज. ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ एल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड. अब ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों का ओरिजिन सेंट्रल एशिया में है एंड ये तीनों ट्राइब्स अपने अंदर अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शेयर करते हैं. इनके जो ओरिजिनल जीन्स हैं, जहां से इनका उत्पादन हुआ, एज इन द एरियाज फ्रॉम वेयर दीज पीपल स्टार्टेड टू इवॉल्व, दे हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. एंड दीज ट्राइब्स, इनके जो ओरिजिनल जीन्स हैं वो अगर इंडिया में हम लोग देखने जाए तो इंडिया में कौन से जगह पे लोग बटे हुए हैं. सो इसको जो स्टेट्स आपको दिए हुए ना उसको मैंने स्प्लिट कर दिया इनटू 2 एक्सट्रीम पार्ट्स, तो आपको याद करने में आसानी होगा. सो इफ यू टॉक अबाउट द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ आवर कंट्री, तो एक्सट्रीम वेस्ट में गुजरात, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र, ये 3 जगहों पे. सौराष्ट्र ऑफकोर्स अभी एज पर द पॉलिटिकल सेटलमेंट सौराष्ट्र गुजरात का ही पार्ट है, बट फिर भी व्हेन वी टॉक अबाउट द एंशिएंट टाइम्स, आज गुजरात के अंदर भी सौराष्ट्र की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है. राइट, सो गुजरात, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र 3 वेस्टर्न एरियाज थे जहां पे ये 3 टाइप के ट्राइब्स के ओरिजिनल जीन्स पाए जाते थे. एट द सेम टाइम अगर हम लोग एक्सट्रीम ईस्ट की बात कर लें, सो वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ये 2 जगह है जहां पे आपको इन ट्राइब्स की सिमिलैरिटीज देखने मिलती थी. आई होप ये सारे ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें समझ में आ रही है. राइट, नाउ वी कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट. जैसे ड्रेविडियंस एक इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारे लिए दूसरा जो ट्राइब इंपॉर्टेंट है वो कौन है? आर्यन ट्राइब. राइट, दिस अगेन काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, 2 स्लाइड में इसका डिस्कशन चलेगा, आपको सारी बातें समझ लेनी है, सारी बातें याद रखनी है. राइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आर्यंस, ऑफ कोर्स दीज पीपल आर इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ आवर कंट्री. ऊपर की तरफ, क्योंकि साउथ में तो कौन है? ड्रेविडियंस है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आर्यंस है एंड दे वर ऑफ कोर्स द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन. नो 2 थॉट्स अबाउट इट. खुद का नाम ही अपने सिविलाइजेशन के आगे वो लोग लगाएंगे. राइट, अब हिंदूज जो है ना, एंशियंटली जो ज्यादातर लोग हिंदू होते थे उन्हें हम लोग आर्यंस के नाम से जाना जाते थे. राइट, हिंदूज वर एंशियंटली नोन एज आर्यंस एंड बिकॉज इंडिया हैज अ हिंदू मेजॉरिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया का नाम भी क्या पड़ा? आर्यव्रत पड़ा. ये हमने इंट्रोडक्शन सेशन में भी देखा था. राइट, नाउ आर्यव्रत जो है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है जिसको हम लोग इंडिया के नाम से जाना चाहते थे, उसका एक्सटेंट क्या है वो हमें देख लेना है. सो इफ यू टॉक अबाउट द पोस्ट वैदिक पीरियड, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड आर्यव्रत या इंडिया का जो डेफिनेशन है जहां पे आर्यंस का राज चलता था, दैट एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम मिथिला इन बिहार इन द ईस्ट टू विंध्याचल इन द साउथ. ठीक है, वापस क्या? मिथिला विच इज इन बिहार इन द ईस्ट टू विंध्याचल इन द साउथ. एंड ये जो एरिया था, इट इज ड्रेन्ड बाय 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स. एंड एज इट इज अ लैंड ऑफ 7 रिवर्स, इस रीजन को हम लोग सिर्फ आर्यव्रत नाम से नहीं जानते थे, इसको हम लोग सप्त सिंधु नाम से भी जाना करते थे. आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं. ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट ट्राइब है हमारे लिए. ठीक है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, सारी चीजें याद करनी है. ठीक है, नाउ इन कंपैरिजन टू ऑल अदर ट्राइब्स, दीज पीपल वर कंसिडर्ड टू बी मच मोर एडवांस्ड एंड मच मोर प्रॉस्परस. इन लोगों की बुद्धि, इन लोगों की जो कैपेबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा स्किलफुल थे. राइट, अब ये आर्यन ट्राइब का जो किंग था, किंग भरत, इस वजह से उनकी जो ट्राइब है उनका नाम पड़ा भरत कुल. राइट, एंड बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा रहा, इस वजह से इंडिया को हम लोग भारत भूमि, भारत खंड एंड भारत वर्ष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके जो आर्यंस के जो किंग थे, किंग भरत, उनका इन्फ्लुएंस इंडिया के कल्चर में बहुत ज्यादा रहा है. राइट, एंड दीज नेम्स हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड सिंस दैट एंशिएंट टाइम इन पोस्ट वैदिक पीरियड. ठीक है, इफ यू लुक अहेड, आर्यंस वर नेचर लवर्स एंड वर्शिपर्स. नाउ व्हेन आई से नेचर लवर्स एंड वर्शिपर्स, इसका मीनिंग ये है कि जिस तरीके से हमने ड्रेविडियंस में भी देखा था, वो लोग भी नदियों के, माउंटेन पीक्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें पूजते थे. सेम तरीके से जब हम लोग आर्यंस की बात करते हैं तो वो लोग भी ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, विंड, सन, रेन, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ नेचर को वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम लोग रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन में हमारे प्रैक्टिसेस भी आ जाते हैं. तो जैसे हम लोग श्लोकास या प्रेयर्स आज गाते हैं, आरती गाते हैं, तो ये सारी चीजों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिम्स
बोलते हैं, जिनका हम लोग रिचाज नाम से भी जानते हैं। रिचा इज बेसिकली संस्कृत वर्ड फॉर हिम्स, प्रेयर्स, राइट। तो उन लोगों ने काफी ज्यादा हिम्स बनाए थे, काफी ज्यादा प्रेयर्स, श्लोक्स बनाए थे अराउंड द वर्शिप ऑफ दीज नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है। अब बिकॉज ये लोग इतने ज्यादा भगवान के भक्त थे, इतने ज्यादा रिलीजियस थे, एज ए रिजल्ट उनके काफी ज्यादा प्रैक्टिसेस आज तक हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि रिसाइटेशन ऑफ वेदास, यज्ञ परफॉर्म करना, राइट, और काफी ज्यादा और रिलीजियस एक्टिविटीज जो आज हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। Whom do we owe the respect to all of these things? The Aryans are responsible for bringing all of these practices of religion into our culture of India. I hope ये points आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब ये जब चीजें हमने सारे ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ लिया, सो वी हैव टू रियलाइज दैट इंडिया में एक कॉम्पोजिट कल्चर है। कॉम्पोजिट का मीनिंग क्या? मल्टीपल कल्चर्स का एक अमेलगमेशन, कमिंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल कल्चर्स। एंड ये जो मिक्सचर है, जो कल्चरल कॉकटेल, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये कल्चरल कॉकटेल हमारे इंडिया को एक बहुत खास जगह देता है, बहुत प्रॉस्परस बना देता है, राइट, क्योंकि ये रिचनेस आपको बहुत जगह पे देखने नहीं मिलती। इंडिया में डाइवर्सिटी की वजह से, डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, माउंटेन्स की वजह से काफी ज्यादा अलग अलग जगहों से हमारे कंट्री में लोग आए, उन्होंने अपना कुछ छाप छोड़ा इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ द बिलीव्स, इन टर्म्स ऑफ द कल्चर, ओवरऑल वे ऑफ लिविंग, राइट। और इस वजह से हमारे कंट्री के अंदर एक कॉम्पोजिट कल्चर बिल्डअप हुआ। अब इसके ये कॉम्पोजिट कल्चर लाने के पीछे इंटरकास्ट मैरिजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज बनी। रीजन बीइंग कि आज अगर दो ट्राइब्स एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही ट्राइब के अंदर वापस शादी करो। आज है ट्रेडिशनल कल्चर ऐसा विश्वास रखता है, बट उस वक्त भी उस जमाने के जो लव मैरिजेस हुआ करते थे, उस जमाने के लव मैरिजेस की वजह से आज हमें कॉम्पोजिट कल्चर देखने को मिलता है, राइट। एंड जितने भी फॉरेन ट्राइब्स आए, हमारे साथ इंटरेक्शन उन लोगों का हुआ, एज ए रिजल्ट कहीं ना कहीं वो इंडियनाइज होते गए। एंड इंडियनाइज का मीनिंग यह है कि हमारी जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं, इन सब चीजों का उन ट्राइब्स के ऊपर, उन फॉरेन ट्राइब्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आया। जैसे आपने देखा था कि यहाँ के जो नेटिव्स थे उन्हें ड्रेविडियंस बोला गया था, बट जब आर्यंस आए तो उन्होंने हमसे रिलीजियस डाइटीज, गॉड ऑफ कल्चर इनहेरिट किया, अपनाया उसको। तो वही चीज यहाँ पे भी बोला गया कि जितने भी फॉरेन ट्राइब्स हमारे कंट्री में आए उनको कहीं ना कहीं हमने अपने तरीके से इंडियनाइज भी किया। अब जब हम देखते हैं कि इंडिया में इतना ज्यादा शेयर्ड कल्चर है, इतना ज्यादा कॉम्पोजिट चीज है, ये हमारे लिए एक प्राइड की बात है। वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, वी शुड बी प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट हमारे कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब इंडिया के जो हमने इतनी सारी डाइवर्सिटी देखी ना, इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कल्चर इंसानों का होता है और इंसानों की ही जिम्मेदारी होती है कि इस कल्चर के बारे में हम अपने आने वाले जनरेशन को भी कुछ बताएं, कुछ सिखाएं। तो उस चीज को करने के लिए हमें काफी ज्यादा चीजों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट। अब इंडियन हेरिटेज हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव। हमारे इस अट्रैक्टिव नेचर की वजह से ही काफी ज्यादा फॉरेन ट्राइब्स हमारे देश में आए। वो काफी आई कैची है, काफी पिक्चरस्क्यू है। पिक्चरस्क्यू का मीनिंग क्या? अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अच्छा दिखने वाला, राइट। तो जब हम लोग हमारे नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, आवर वाइल्ड लाइफ, वो काफी पिक्चरस्क है, राइट। लॉट ऑफ पीपल कम इनटू आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस दैट डाइवर्सिटी, राइट। अब ये जो हेरिटेज है, हेरिटेज हमारे कंट्री के लिए काफी ज्यादा ग्लोरी लेके आता है। ग्लोरी का मीनिंग क्या? रेप्यूटेशन एंड रिस्पेक्ट। इंटरनेशनली इंडिया को हम लोग बहुत ज्यादा एक रिच कल्चरली एंड हेरिटेज से भरी हुई कंट्री के नाम से जानते हैं, और ये हुआ इस वजह से क्योंकि हम लोग वो हेरिटेज अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर पाए हैं और आगे भी करेंगे। बट वो चीज करने के लिए आज हमें इसका इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने इसको प्रिजर्व नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो आने वाले जनरेशन हमारे इस रिचनेस का फायदा कभी भी उठा नहीं पाएंगे, राइट। अब इंडिया का जो हेरिटेज है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई, जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हुए, इकोनॉमिक चीजें चेंज हुई, वी चेंज्ड आर व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक चेंज। आप ये सोचोगे कि यार इकोनॉमिक चेंज का इस इंडियन हेरिटेज से क्या लेना देना। आप खुद सोचो कि पहले हम लोग फार्मिंग करते थे, फार्मिंग से हम लोग इंडस्ट्रीज पे आए, तो जब इंडस्ट्रीज पे आए तो हम लोगों ने कितने ज्यादा फॉरेस्ट को तबाह कर दिया, कितने ज्यादा माउंटेन्स को अपने नीड्स के लिए मॉडिफाई कर दिया। आज जो हिल स्टेशन है वहां पे अपना खुद का एक इकोसिस्टम था, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको हमारे एंटरटेनमेंट के लिए वो जगह बना दी। हर जगह हिल स्टेशन पे जाके हमने रिसोर्ट्स बना दिए। क्या इस इकोनॉमिक फील्ड की वजह से हमारी इंडियन हेरिटेज पे फर्क नहीं पड़ा है? डेफिनेटली पड़ा है, राइट। हमारी एक जिम्मेदारी है एज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज वी एंजॉय दिस रेपुटेशन। आज जब इंडिया के बाहर आप जाते हो, आपको लोग पहचानते हैं एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कंट्री जिसका हेरिटेज रिच है। तो जब आपको उसका ग्लोरी मिल रहा है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस हेरिटेज को संभालो? इस वजह से ना हमारी एक जिम्मेदारी, इट्स अ मॉरल ड्यूटी, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी सिटीजन दैट हमें हमारे जो मेमोरियल्स है, हमारे जो प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसको बहुत कंजर्व करके रखना है। बट हम क्या करते हैं, वहां जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि पान के थूके हुए स्टेन्स हैं, बंटी लव्स बबली लिखा हुआ है। ये सब चीजें क्या हमें सूट करती हैं? डेफिनेटली नॉट। अब कुछ चीजें लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे कि आप और मैं, हम लोग वो चीजें नहीं करेंगे। बट अगर ये चीज हम चाहते हैं कि ज्यादातर लोग ना करें तो इसे हमें कंपलसरी रूल बनाना पड़ेगा। हमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन में डाल के एक फंडामेंटल ड्यूटी बनानी पड़ेगी, राइट। तो वही चीज हमारे कंट्री ने भी किया। व्हाट डिड दे डू? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे क्रिएट द फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A, जहां पे 3 प्रोविजंस है, प्रोविजन 6, 7 एंड 9। 8 नहीं है, ध्यान रखना, 6, 7 एंड 9।
अब ये हर एक प्रोविजन जो है उसके अपने अपने अंदर एक पॉइंट है जो इस कल्चर के प्रिजर्वेशन के अराउंड जुड़ा हुआ है. Under the provision 6 of the constitution, you should realize that it is every citizen's moral responsibility to know the importance of the culture and to preserve it. प्रोविजन 7 हमें ये बताता है दैट हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारा कल्चर, हमारा नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है, उसके तरफ भी हमें थोड़ा सेंसिटिव बनना है. उधर जो नेचुरल लिविंग क्रीचर्स हैं, वाइल्ड लाइफ जो हमारा है, उसके तरफ हमें कंपैशन दिखाना है. एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन 9 इट सेज दैट जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना है. किसी भी तरीके के पब्लिक वायलेंस में, पब्लिक आउटरेज में उसको जाके हार्म नहीं करना है. बहुत बार हमने देखा है कि जब राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का नाश विनाश कर दिया जाता है. बट ये हेरिटेज जो पहले से चलती आ रही है, हमारे कंट्री का एक वेल्थ है, इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना हमारी जिम्मेदारी है. सो वी हैव टू एंश्योर दैट जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को हम लोग प्रिजर्व करें, मेंटेन रखें, ताकि इस हेरिटेज को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. Right? So with that, we come to an end to this particular chapter. I hope you liked it, and we'll keep on meeting you for further more chapters. So stay tuned, stay subscribed, and if you like this content, share it with all the friends who can take benefit of this. All right? So that's going to be all for